नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त तो चला है खबर दिन भर का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की शराब आबकारी नीति केस में सोमवार को सीएम केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। बता दें कि वे जेल नंबर 2 में अकेले रहेंगे। 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों पर राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने यह दावा किया कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को विजय नायर रिपोर्ट करता था। ईडी ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वे हमें गुमराह कर रहे हैं। तो वहीं केजरीवाल को जेल भेजने के बाद मामला और भी गर्मा गया है। देखिए, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है 14 दिन के लिए। नेक्स्ट हेयरिंग जो है केजरीवाल की वो 15 अप्रैल रहेगी। तो अब जुडिशियल कस्टडी में जाने का मतलब ये है कि भी अब हमारे पास राइट है कि हम बेल के लिए मूव कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पुलिस कस्टडी रहती है तब तक बेल में मूव नहीं कर सकते। तो अब हमारी लीगल टीम डिस्कस करके अकॉर्डिंगली आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो तय करेंगे। बाकी ईडी की तरफ से अब कस्टडी खत्म और अब जुडिशियल कस्टडी स्टार्ट। देखिए, ईडी अपनी एक नई स्टोरी लेके आ जाती है, जबकि जुडिशियल कस्टडी की एप्लीकेशन थी। उस एप्लीकेशन में उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे को 14 दिन की 15 दिन की मैक्सिमम कस्टडी मिल सकती है, हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं, बाद में हमारा राइट है। तो जबकि कानून बिल्कुल क्लियर है कि 15 दिन तक कस्टडी ले सकते हैं। जो कस्टडी उनकी होगी तो जुडिशियल कस्टडी होने के बाद अब रेड टू रेलेस्ट केस में दोबारा वो एप्लीकेशन नहीं हो सकती। पूछताछ ली है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस क्या, ईडी क्या, सीबीआई क्या, इनकम टैक्स क्या, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में जाने देकर ईडी ने फिर से उस बात को सही साबित किया जो आम आदमी पार्टी लगातार कहती आ रही। पूछताछ कभी मकसद था ही नहीं। पूछताछ करना होता तो आज ईडी कहती कि हमें और समय दीजिए, हमें अरविंद केजरीवाल जी को अपने पास रखना है, इनसे पूछताछ करनी है। लेकिन पूछताछ मकसद नहीं था, इसीलिए जेसी में जाने दिया। मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इंडिया गठबंधन को तोड़ के लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो स्टार कैंपेनर्स है ईडी और सीबीआई वो बेनकाब हुए और आम आदमी पार्टी की बात सही साबित हुई। आपको साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अभी शरत रेड्डी से 60 करोड़ लिया, जो उसके अरेस्ट के बाद, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद बेल होती है, उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो जिस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। क्या करेंगे? पीएमएलए कानून में ही ये प्रावधान है, जब तक ईडी नहीं कहेगी, जब तक ईडी की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाएगी, जो 2 साल से हमारे खिलाफ एक चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इतने उन्होंने छापे मार लिए, उसके बाद जब तक ईडी नहीं कहेगी, जैसे शरत रेड्डी के केस में कहा, छगन भुजबल के केस में कहा, अजीत पवार के केस में कहा, राघव रेड्डी के केस में कहा, प्रफुल्ल पटेल के केस में कहा, जब तक ईडी नहीं कहेगी कि केस बंद हो जाए या बेल में आपत्ति नहीं है, तब तक यही सिलसिला चला जाएगा। तभी कहा जाता है प्रोसेस इज द पनिशमेंट। सरकार बिल्कुल ठीक चल रही है। अब तो कोर्ट ने भी वो याचिका खारिज कर दी। सरकार बिल्कुल अच्छे से चल रही है। हमारा एक पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों को एक ऐसी सरकार दी है जिसने लगातार जन कल्याण सुविधाएं भी दी और मुनाफे का बजट भी पेश किया है। इसी वजह से बार बार अरविंद केजरीवाल जी लगातार जीतते हैं, इसी वजह से मोदी जी डरते हैं अरविंद केजरीवाल से। rather than देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना, तो मैं बस यही कहूंगी कि ईडी, आईटी, सीबीआई का जो इस्तेमाल हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ये सारी एजेंसीज ने अपने घुटने टेक दिए हैं दिल्ली सरकार के सामने, वो देश के खिलाफ है। और जिस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों पे
आरोप लगा रहे हैं, उनको हिरासत में ले रहे हैं, वो दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी का कॉन्फिडेंस अपने आप में कम है, वापस जीत कर आने में कम है, और वो जानते हैं कि 400 पार तो क्या 200 पार भी करना इनके लिए मुश्किल है। ये बहुत स्पष्ट होता जा रहा है जिस तरीके से तमिलनाडु का एक मुद्दा उठा लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। महाराष्ट्र में आप किस तरीके से गठबंधन करने को तैयार हो उन पार्टी से जिन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ काम किया है, हरकतें की हैं, और आप उनके साथ इलेक्शन में जाने को तैयार हो, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं, एक एक सीट के लिए आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, ईडी आईटी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, धन बल का इस्तेमाल हो रहा है, सत्ता बल का इस्तेमाल हो रहा है, उससे स्पष्ट होता जा रहा है कि यहाँ पे 400 तो दूर की बात है, 200 भी पार कर लेंगे तो ये उनके लिए, मैं मानती हूं कि उनके लिए एक सक्सेस स्टोरी होगी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो, महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार हो, किसानों की इनकम्स की बात हो, या भ्रष्टाचार खत्म करने की बात हो, किसी भी एक चीज मोदी गारंटी को उन्होंने पूरा नहीं किया है, बल्कि मोदी गारंटी मोदी जुमला साबित होकर रह गई हैं, और वो इनकी पूरी जो कार्रवाई चल रही है उससे स्पष्ट होता जा रहा है। Can any government run from behind the bars? The whole idea of a government is it has to run according to established norms. I mean, here is a government which has one minister, three ministers already behind bars. So they can have, actually they have a quorum, they can have a cabinet meeting inside bars. देखिए, ये कल जो रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें जो खाली कुर्सियां थी लोगों से ज्यादा थी, उसको छोड़िए, आप इनसे पूछिए कि आप किस मुद्दे पे वहां पे कलेक्ट हुए थे। अगर मुद्दा आपका ये था कि आप केजरीवाल जी को छुड़वाने आए हैं, तो केजरीवाल जी तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगी, उसके चलेंगे, कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। पर आपका क्या व्यू है? आप शराब घोटाले के फेवर में हो, आप जो भ्रष्टाचार है, जो केजरीवाल ने आंदोलन किया था आप ही लोगों के खिलाफ, वहां पे कौन लोग बैठे हुए थे? सारे परिवार, इंटाइटल्ड लोग। वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे, और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिन आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं, और जो लोग केवल बयानबाजी करने का प्रयास करते हैं, ये विषय सिर्फ एक कानून या नियम का नहीं है। निश्चित रूप से न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे जो ना आपके संज्ञान में है ना हमारे संज्ञान में है, जिनके आधार के ऊपर यह निर्णय लिया गया। अतः हमारे विपक्षी दल जो निरर्थक और अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उन्हें इन गंभीर तथ्यों पर विचार करना चाहिए, और न्यायालय ने अपना इस विषय पर अभिमत दे दिया है। इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। पूरे विश्व के अंदर भारत की न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की दुनिया शपथ लेती है, और कानून अपना कार्य कर रहा है। कोई भी व्यक्ति व वंश या संगठन या पार्टी कानून व इंस्टीट्यूशन से ऊपर नहीं है, नहीं है, नहीं है। लुटेरे, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाजी करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों से चल रही सरकार की स्पष्ट नीति है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, करप्ट, लुटेरे, घोटालेबाज बख्शे नहीं जाएंगे। शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। हमारा ये पहले दिन से मानना था कि शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया गया है, और आज
बार बार ये बात सच हुई कि जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपको न्यायिक हिरासत में जाना ही होगा क्योंकि शराब नीति में घोटाला तो हुआ है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता अब इन नए किरदारों को भी देखेगी जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया। कोर्ट ने ईडी की सारे तथ्य देखने के बाद, दलीलें सुनने के बाद कोर्ट को ये लगा दैट दिस इज अ फिट केस टू सेंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू कस्टडी। यानी उनको ये लगा कि ये बेल का केस नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कस्टडी एक्सटेंड करने की आवश्यकता है। ये कोर्ट का फैसला है। बार बार आम आदमी पार्टी लीडर्स की बेल रिजेक्ट हो रही है क्योंकि जो भी जांच एजेंसियां तथ्य रख रही हैं उसमें इस देश की कचहरियों का ये मानना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गया है आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ करप्शन केसेस में। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल के जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली। बता दें कि जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने सरकारी मोबाइल फोन पर सोमवार दोपहर 1:30 बजे के आसपास किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद जेल अधीक्षक ने तुरंत इसकी जानकारी नगर कोतवाली में दी। साथ ही वीरेश राज शर्मा की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी। बात करेंगे अगली खबर की। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही गाजीपुर स्थित आवास पर शोक जताने वालों का तांता लगा हुआ है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव और राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव भी मुख्तार अंसारी के स्थित आवास पर पहुंचे, जहां से वो सीधा कालीबाग स्थित कब्रिस्तान पहुंचे और मुख्तार अंसारी की कब्र पर फूल चढ़ाया। इसके बाद से मुख्तार अंसारी के फाटक पर पहुंचे। यहां कुछ समय बिताने के बाद वह मुख्तार के बड़े भाई से मिलने के लिए मस्जिद के लिए रवाना हो गए। बात करेंगे अगली खबर की। तो वहीं मुख्तार की मौत पर एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष सरफराज अहमद ने सपा, भाजपा और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी एक अजीम शख्सियत थे। मुख्तार अंसारी सपा, भाजपा और कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए वो आंसू बहा रहे हैं। इन्हें मुसलमानों से कोई भी सरोकार नहीं है। बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी मंगलवार को कई जनसभाओं को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मंगलवार को पीएम राजस्थान और उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां पे बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने नरसाइम ग्राउंड स्थित निकुंज हॉल में एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि मुझे याद है 2014 से पहले बुलंदशहर अपराधियों की वजह से भय का प्रतीक बना चुका था। साथ ही सीएम ने कहा कि गलत हाथों में जब वोट जाता है तो ऐसी ही गुंडागर्दी बढ़ती है, अपराध फैलता है, आतंक बढ़ता है, मगर जब उसी वोट को सही इस्तेमाल किया जाता है तो मोदी जी राज में देश मजबूत होता है। पिछली सरकारों की दंगा पॉलिसी को भी आप लोगों ने देखा है। दंगा होता था। मैं 2017 में जब आया था यही विधानसभा चुनाव का शुभारंभ करने के लिए, जब मैंने यहां पे चुनाव की बात कही तो लोगों ने कहा अरे साहब यहां पे तो एक सरकार का एक मंत्री ऐसा है कि जो उसके सामने कौन बोल पाएगा। यानी सरकार के संरक्षण में और आम जनता की आवाज को किस कदर बंद कर दिया जाता था। व्यापारी असुरक्षित, बेटी असुरक्षित, नौकरी पेशा वाला असुरक्षित,
अन्नदाता किसान असुरक्षित, युवा का भविष्य असुरक्षित, सुरक्षित था तो केवल गुंडे थे या कुछ चंद परिवार थे। और आज जो गुंडे पहले सुरक्षित थे, आज वे असुरक्षित हुए हैं और जनता जनार्दन, बेटी हो व्यापारी हो, जनता जनार्दन सुरक्षित महसूस कर रहा है। एक वोट की कीमत है, एक वोट हमारी किस्मत को, उसकी तकदीर और उसकी तस्वीर को बदल सकता है और उसको या फिर उसको बर्बादी के रास्ते पर भी ले जा सकता है। लोकतंत्र का उपयोग करेंगे तो भविष्य को सुनहरा उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर लेके चल सकता है, लेकिन उसका दुरुपयोग करोगे, गलत हाथों में जाएगा तो उसको बर्बाद करने में चूकेगा भी नहीं। कौशांबी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि अनिल राजभर ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी को दूसरा कोई भी बहाना खोजना चाहिए, क्योंकि ईवीएम मशीन पर आरोप लगाना उनका पुराना फैशन है। इस तरह से आरोप देश की जनता को सुनते सुनते देश की जनता भी ऊब गई है। राहुल गांधी जैसे लोग संविधान की बात कर रहे हैं तो बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं समझता हूं कि देश ने नया तय कर लिया है कि तीसरी बार ऐसी सरकार बनने जा रही है जो पूरी दुनिया में नहीं बनी होगी। बात करेंगे अगली खबर की। गाजियाबाद सीट पर 3 दिन पहले भाजपा ने अंशय कालरा को अपना प्रत्याशी बनाया था। अब सोमवार को अंशय का टिकट काटते हुए भाजपा ने नंद किशोर पुंडीर को चुनावी मैदान में उतार दिया। बता दें कि नंद किशोर पुंडीर पहले बीजेपी में रह चुके हैं, अब भाजपा में शामिल होकर गाजियाबाद सीट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जौनपुर में चुनाव के मैदान में उतरने वाले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। बता दें कि जौनपुर सीट पर चुनाव लड़ रहे समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मेरे साथ जो पुलिस की तरफ से दुर्व्यवहार हो रहा है वो भाजपा के लोग और प्रत्याशियों के सह पर किया जा रहा है। जिस तरह से पूर्व सांसद धनंजय सिंह के मामले में गवाह मुकर जाने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्हें फंसाया गया, ठीक उसी तरह मेरे साथ भी ये किया जा रहा है। धनंजय सिंह के साथ हुआ वैसे अगर मेरे साथ भी करना चाहते हैं तो भाई कानून आज उनका कानून प्रशासन उनके हाथ में है, आज उनकी सरकार है। भले आचार संहिता लागू हो गई लेकिन आचार संहिता का पालन नहीं हो रहा है। वो अपनी सरकार अपनी मनमानी चला रहे हैं। मैं पुलिस स्टेशन में भी बैठा था तो मैंने ये देखा कि बार बार उनके जिलाध्यक्ष के प्रेशर आ रहे थे। हमारे पास अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो वहाँ एसएचओ के फ़ोन पे बार बार धमकियाँ आ रही थी, उनसे झगड़े भी हो रहे थे कि नहीं उनको अंदर करो, उनका क्या हक बनता है। यहाँ निर्वाचन आयोग जब है तो वो अपने हिसाब से चलेंगे, लेकिन बार बार उनके ऊपर प्रेशर एसएचओ से अगर पूछा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का बार बार फ़ोन आ रहा था कि आप उनको अरेस्ट करो, उनकी गाड़ी को सीज करो, उनको अंदर डालो, उनको ये करो, उनको वो करो। ये कौन सी बात हो गई? यानी मुझे और वहाँ से कृपाशंकर सिंह का एडवाइस होता होगा महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में उनकी सारी चीज़ों को मैं जानता हूँ। बात करेंगे अगली खबर की। प्रयागराज कमिश्नरेट और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे जिले के अधिकारियों ने चुनाव को लेकर ज्वाइंट मीटिंग की। आपको बता दें कि इस दौरान मीटिंग में पुलिस महानिरीक्षक आयुक्त प्रयागराज, मंडल आयुक्त रीवा मंडल समेत आसपास के थानों के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। साथ ही बैठक में शांतिपूर्ण चुनाव को कराने की चर्चा की गई। आगामी चुनाव के दृष्टिगत ये मध्य प्रदेश के ऑफिशियल्स और उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल्स के बीच में समन्वय बैठक
इंटरस्टेट बॉर्डर मीटिंग हुई है। कमिश्नर रीवा साहब, आईजी जोन रीवा, कमिश्नर प्रयागराज, डीएम प्रयागराज, पुलिस कमिश्नर प्रयागराज की पूरी टीम और अन्य सभी विभागों की टीमों के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया है। दोनों स्टेट्स के बीच में समन्वय बहुत अच्छा है। इसमें और माइनर इश्यूज आपस में तय कर लिए गए हैं कि कहाँ कहाँ हम लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है। बात करेंगे अगली खबर की। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई पूरी हुई। आपको बताएं, सुनवाई में हाईकोर्ट में मुख्य रूप से कृष्ण कूप में स्वतंत्र रूप से पूजा की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष ने सिविल बांदा संख्या 4, 5, 7 और 17 को लेकर पोषे नीति पर भी बहस हुई, साथ ही जिसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट तस्सीम और महमूद प्रचार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दलितों की पेशी की गई। कृष्ण कूप पर आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई है और साक्ष्य के तौर पर हम लोगों ने यह वहाँ पर साक्ष्य दाखिल किया है जो माननीय नगर मजिस्ट्रेट मथुरा महोदय ने, माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने और माननीय एसएसपी महोदय ने और सीओ साहब की रिपोर्टों में साफ साफ यह साबित हो गया है कि यह कूप श्री कृष्ण कूप है और यह परंपरागत से पूजा होती आई है। पिछली बार यह चर्चा हो रही थी और साक्ष्य मांगा जा रहा था। यह अपने आप को बता रहे थे ये घोसी समाज का, मुस्लिम घोसी का यह कूप है, जिससे आज रिपोर्ट और साक्ष्य के आधार पर साबित हो गया यह कूप हम लोगों का है और यहाँ आज हमारी माताओं बहनों ने पूजा की है और कल हम लोग इस पे पूजा, यदि माननीय न्यायालय का आदेश आएगा तो हम लोग सम्मान और शांतिपूर्ण तरीके से पूजा। बात करेंगे अगली खबर की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी मेनका गांधी 10 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेनका गांधी का जोरदार स्वागत किया। बता दें कि अपने दौरे के दौरान मेनका गांधी अलग अलग सभाओं और कार्यक्रम में शिरकत कर जनता को साधने की कोशिश करेंगी। बात करेंगे अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के नेता और बदायूं से प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। बता दें कि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रबुद्ध सम्मेलन पर हमला बोलते हुए कहा कि सम्मेलनों के जरिए सीएम प्रशासनिक अधिकारियों से ये दबाव बना रहे हैं और ये दबाव अधिकारी विपक्ष पर बनाएंगे ताकि बीजेपी जीत सके। वहीं ओवैसी और पल्लवी को लेकर कहा कि मैं ओवैसी और पल्लवी पटेल का सम्मान करता हूं, साथ ही राजनीति में हमेशा स्थिर रहना चाहिए। जो स्थिर रहता है वही ऊंचाइयों पर जाता है, जो स्थिर नहीं रह सकता वो अपने लक्ष्य के लिए वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो चलते चलते हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से गौतम बुद्ध नगर के चुनावी रण में बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा के सामने डॉक्टर महेंद्र नागर को उतारा गया, जिन्होंने चुनावी रण में उतरते ही जनता को साधने की जोरदार तरीके से जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है, जिसमें माना जा रहा है कि यह चुनावी मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव प्रचार, नोएडा का रण होगा जोरदार। महेंद्र दिखाएंगे बाहुबली वाला अवतार। सपा की नैया पार लगाएंगे डॉक्टर महेंद्र नागर पार। तो क्या नोएडा की सियासी लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि बीजेपी को नोएडा में टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव ने डॉक्टर महेंद्र नागर को चुनावी रण में उतार दिया है। सपा मुखिया के इस दाव से सपा नेताओं को भरोसा है कि महेंद्र नागर साइकिल को रफ्तार देंगे। वहीं महेंद्र नागर ने भी चुनावी मैदान में
अपनी चुनावी कसरत शुरू कर दी है। डॉक्टर महेंद्र नागर घर घर जाकर, गली गली जाकर चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। सपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए डॉक्टर महेंद्र नागर जमकर पसीना बहा रहे हैं। वो आवाम के बीच जाकर पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि नोएडा की जनता उनका साथ देगी। शहरी और ग्रामीण दो तरह के मुद्दे। शहरों में तो फ्लैट ओनर्स हैं, बेचारे 10-10 साल 15-15 साल पैसे दिए हुए, जो मिल गए उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, और बायर्स का और बिल्डर्स का झगड़ा खत्म नहीं होता, RWA बिल्डर्स का झगड़ा खत्म नहीं होता। उसे बनने के बाद हम 3 महीने समाप्त करने का वादा मैं बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। 26 अप्रैल को विजयी बनेंगे, विजयी घोषित किए जाएंगे। घोषित तो 4 जून को होगा, लेकिन उसमें एक इतनी बड़ा तारीख करेंगे कि हम विजयी घोषित किए जाएंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर डॉक्टर महेंद्र नागर हैं कौन, जिनको समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल महेंद्र नागर पेशे से एक डॉक्टर हैं। वो नागर हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। डॉक्टर महेंद्र नागर पहले कांग्रेस में थे। वे लंबे वक्त तक गौतम बुद्ध नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। उन्हें सचिन पायलट का करीबी माना जाता था। महेंद्र नागर ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के हाथ का साथ छोड़कर सपा की साइकिल पर सवार हो गए थे। उनको 2024 के चुनावी रण में बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है। दरअसल गौतम बुद्ध नगर सीट गुज्जर बहुल्य इलाका है। ऐसे में इस सीट पर जातीय समीकरण को साधने के लिए सपा ने डॉक्टर महेंद्र नागर को अपना प्रत्याशी बनाया है। महेंद्र नागर गुज्जर समाज से आते हैं, काफी अनुभवी नेता हैं और गुज्जर समाज में उनकी काफी पकड़ बताई जाती है। इसलिए पार्टी आला कमान ने महेंद्र नागर पर भरोसा जताया और उन्हें चुनावी रण में उतार दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार गौतम बुद्ध नगर सीट पर चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। अग्निवीर योजना से लेकर रोजगार तक के मुद्दे सियासी फिजाओं में गूंज रहे हैं। सबसे ज्यादा तो जातिवाद धर्मवाद बीजेपी करती है, सबसे ज्यादा। वो बताए ना कि क्या क्या करते हैं लोग। ये इन्होंने पहले धर्म के आधार पर देश को बिल्कुल डिवाइड कर दिया, इनमें आक्रोश पैदा कर दिया। आपने देखा कि कल जो अतुल गर्ग है या गाजियाबाद से, वो धौलाना में घुस नहीं पाए, पिट गया वहाँ पे, क्योंकि लोगों ने किया और उनके बीजेपी के कार्यकर्ता ही भिड़ गए आपस में। तो धर्मवाद में वो जाते हैं, जातिवाद भी वही करते हैं। अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि क्या इस बार महेश शर्मा अपनी हैट्रिक पूरी कर पाएंगे या महेंद्र नागर अपनी मेहनत के बल और जनता के मुद्दों के दम से उनकी जीत की हैट्रिक के सपने को तोड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।